जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आप PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है दोस्तों। और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए निर्देश दिया गया। निर्देश क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। जब कभी भी गद्यांश आधारित प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए, इससे समय की थोड़ी सी बचत होगी। देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के संबोधन के अनुसार भारत देश में कौन सा गुण विकसित करने की आवश्यकता है। देखिए 4 विकल्प दिया, स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मसमर्पणता। अभी गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका उत्तर पता चलेगा। इस गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत के लिए समस्या का कारण बना हुआ है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 3 दिया है यहाँ पर, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत को महत्वपूर्ण योगदान करना होगा। आगे दिया है, वैश्विक महामारी संकट को अवसर में परिवर्तित करने के लिए कई देशों की कंपनियों ने चीन को बहिष्कृत करना शुरू कर दिया है। तीसरा दिया है, अलग अलग देशों की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य आधारभूत स्तर पर उतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ जितनी की अपेक्षा थी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चौथा प्रश्न दिया है, गद्यांश के अनुसार भारत के कौन से विभाग का आत्मनिर्भरता के लिए सबसे अधिक उत्तरदायित्व है? तो यहाँ पे 4 विभाग है, सैन्य, राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय। चलिए अब गद्यांश पढ़ते हैं तो फिर कुछ चीजें क्लियर होंगी। देखिए पहले दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक बार फिर से न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर बल दिया है, बल्कि उद्योग जगत से इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भी कहा है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया कि मोदी जी किसकी बात कर रहे थे? आत्मनिर्भरता की। तो इसका सही, पहले का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो आपको उत्तर पता चलता चलेगा, और अगर पहले आप गद्यांश पढ़ेंगे तो पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, आगे दिया है कि इस गद्यांश के अनुसार कौन सा देश मतलब समस्या बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या यहाँ पे बनेगा। अब और आगे गद्यांश पढ़ते हैं। देखिए वास्तव में यह समय उद्योग जगत को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का है, लेकिन जिस नौकरशाही को महती भूमिका निभानी थी उसके रूखे रवैये से यह नहीं लगता है कि कोरोना संकट को एक अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आशय की बातें तो खूब हो रही हैं कि सरकारी तंत्र चीन से निकलने वाली कंपनियों को देश में आकर्षित करने के लिए सक्रिय है, लेकिन यह सक्रियता जमीन पर नजर नहीं आती। कायदे से तो जैसे ही यह भनक लगी थी कि कोरोना वायरस के प्रसार में चीनी नेतृत्व संदिग्ध भूमिका के कारण बहुआयामी कंपनियां चीन छोड़ने के लिए तैयार हो रही हैं, वैसे ही भारतीय नौकरशाही को इन कंपनियों को आकर्षित करने में जुट जाना चाहिए था। यह निराशाजनक है कि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। चूंकि बहुआयामी कंपनी आनन फानन में चीन से निकलना चाहती हैं, इसलिए जरूरत इसकी है कि उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए। और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन कंपनियों के पास ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम आदि देश विकल्प के रूप में मौजूद है। तो देखिए यहाँ पे जो समस्या की बात किया गया तो कौन सा देश है? चीन का नाम लिया गया, तो चीन समस्या बन रहा है, विकल्प ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 दिया है। 3 में बोला जा रहा है गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि देखिए ये दिया है कि भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत को महत्वपूर्ण योगदान करना होगा, ये तो कहा गया है ना। वैश्विक महामारी को अवसर में परिवर्तित करने के लिए कई देशों की कंपनियों ने चीन को बहिष्कृत करना शुरू कर दिया, ये भी सही है। अलग अलग देशों की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य आधारभूत स्तर पर उतना अच्छा नहीं हुआ जितनी अच्छी तरह से अपेक्षा किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सही नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 4 दिए, गद्यांश के अनुसार भारत के कौन
सा विभाग आत्मनिर्भरता के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो देखिए प्रशासनिक विभाग होगा, जैसा कि चर्चा किया गया था गद्यांश में, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन है जो कि गद्यांश से बने थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में समास का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो समास का सर्वाधिक प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसे आप सीधा याद रखिएगा। समास का सबसे ज्यादा प्रयोग किस भाषा में होता है? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न दिया, गज भर की छाती होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो गज भर की छाती होना इसका मतलब होता है साहस का उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, मतलब एकदम उच्च दर्जे का साहस दिखाना। इसका सही उत्तर विकल्प सी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, गण्य का विपरीतार्थक होगा। देखिए गण्य नगण्य आपने सुना होगा, तो गण्य का क्या हो जाएगा? नगण्य। गण्य मतलब जिसे गिना जा सके, नगण्य मतलब जिसे गिना नहीं जा सके। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प में तत्सम और तद्भव का सही जोड़ी नहीं दिखाया गया? ये बताने। अर्ध आधा सही है, 11 एकादश ये भी सही है, कमल कमल ये भी सही है। तो कर्तव्य परायण ये तत्सम तद्भव की सही जोड़ी नहीं है, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। पाउडर किस विदेशी भाषा का शब्द है? बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। पाउडर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आप अंग्रेजी में ऐसे लिखते भी होंगे, है ना। तो पाउडर किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। मधु के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? मधु में कौन सा नहीं है? तो देखिए मधु मतलब शहद होता है, शराब भी होता है, दूध भी होता है। तो ये 3 हो जाएगा, तो विकल्प सी मधु का अर्थ नहीं बनेगा, भंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे को कुछ ध्यान नहीं, ये तो सीधा सीधा गलत दिख रहा है। हमारे को कुछ ध्यान नहीं, ये भी गलत है। मुझको कुछ ध्यान नहीं, ये भी गलत है। मुझे कुछ ध्यान नहीं, ये सही है, विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखिए अमांगलिक, पारस्परिक, पारस्परिक को पारस्परिक लिखा जाता है। निष्पाप ये भी गलत है, खटकोड़ ये भी गलत है। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, इसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है। प्रश्न संख्या 13 यहां पर दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा बगीचा का पर्यायवाची नहीं है। उद्यान है, वाटिका है, उपवन है। ये जो वन है ये बगीचा का पर्यायवाची नहीं है, ये जंगल का पर्यायवाची है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में यहां पर दिया गया, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक मतलब जिसमें कर्म आएगा, तो ऑब्जेक्ट किस में आएगा? देखिए बच्चा सो रहा है, ये बच्चा जो है ये नाउन मतलब संज्ञा का कार्य करेगा, सो रहा है ये क्रिया हो जाएगा। तो इसमें कर्म नहीं है ना। वह आ रहा है, यह करता है, और ये क्या है? क्रिया है। मैं नहा रहा हूं, कर्ता और क्रिया। तो यहाँ पे कर्म नहीं दिख रहा है, कर्म खाली देखिए छोटू ये कर्ता हो गया, है ना। इसके बाद खेल रहा है, ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। गेम ये क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गेम और मोबाइल दोनों कर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 15 है, राहिल शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो राहिल भोजपुरी का है, नाम से पता चल रहा है। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अमृत मतलब क्या होता है? एक तरीके से यहाँ पे सुधा की बात किया जा रहा है, तो सुधा का विलोम क्या होता है? देखिए सोम, सुधा और पीयूष ये तीनों इसके पर्यायवाची, विलोम हो जाएगा विष, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे स्वागत, है ना, इसको अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे सु प्लस आगत, है ना। सु प्लस आगत स्वागत होता है, तो ये विसर्ग संधि नहीं, बाकी दुर्लभ, निष्फल, निरोग ये विसर्ग संधि है। अगला दिया प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? देखिए संयुक्त स्वर की बात करेंगे तो स्वर की जो उत्पत्ति है इसमें आप मूल स्वर और संयुक्त स्वर पढ़े होंगे। अ, ई, उ और री ये 4 होते हैं मूल स्वर। इसके बाद आ हो जाएगा, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ और औ ये होते हैं संयुक्त स्वर। तो यहाँ पर आप देखेंगे री इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। अगले क्वेश्चन, आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, इसमें सभी लेटर्स स्मॉल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया और यहाँ पर हिंदी में। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 34 है। 2 छात्र जिनकी आयु का योग 98 था वे कक्षा छोड़कर चले गए तथा 48 वर्ष की आयु का एक छात्र उनके स्थान पर कक्षा में शामिल हुआ, तो अब 29 छात्रों का औसत क्या होगा? देखिए इस प्रश्न को आप स्मार्ट अप्रोच के साथ भी बना सकते हैं और बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं। तो हम लोग बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 30 स्टूडेंट है और इनका एवरेज दिया 34। अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके जो टोटल आयु का योग होगा ये होगा 1020।
तो 30 बच्चों की जो टोटल आयु का योग है 1020 है। अब इसमें से 2 बच्चे बाहर चले गए तो 28 बचते हैं, और जो 2 बाहर जाते हैं वो कितना एज लेकर के जाते हैं, वो 98 लेकर जाते हैं। तो अगर इसमें से आप 98 को माइनस कर देंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा। देखिए 98 को अगर माइनस किया जाए तो यहाँ 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और इसके बाद ये 11 हो चुका है, 11 में से 9 जाएगा, फिर से 2 बचेगा, और यहाँ पर ये देखिए 10 में से 9 हो जाएगा तो 922। यहाँ पर 28 बच्चों की जो एज है 922 है। अब इनके स्थान पर एक बच्चा शामिल होता है जो 48 वर्ष का होता है, तो यहाँ पर 29 कर लेते हैं, तो इसमें 48 प्लस हो जाएगा। जैसे आप इसमें 48 प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको हो जाएगा 970। तो 29 बच्चों का जो कुल एज है ये 970 वर्ष है, आपको एवरेज बताना है। तो 970 में आप 29 से भाग करेंगे, तो 29 से भाग करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर बनेगा। देखिए 29 3 बार लेकर जाएंगे तो 29 3 87 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 10 बचेगा, 0 उतरेगा। फिर अब की बार जो हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे ये 4 बार पढ़ेंगे, तो जैसे अब 4 बार पढ़ेंगे तो देखिए 34 सिर्फ एक विकल्प में दिया, विकल्प सी में, तो यही इसका सही उत्तर बनेगा 34.43। विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया, इस प्रश्न में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट का होता है तो सभी कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पर होते हैं। तो पहले आप उठाएंगे 8 के पावर रखा गया 202, और प्लस में दिया है 3, और 3 के पावर है 38। जब कभी भी पावर 4 से बड़ा होता है तो इसमें 4 से भाग देते हैं, और जो शेष आता है उसी को पावर बनाते हैं। तो आप लिखेंगे 8 के पावर 2, 202 में 4 से भाग देंगे तो 2 शेष आएगा, और प्लस 3 के पावर 2, यहां पर भी भाग देंगे तो 2 ही शेष आएगा। अगर आपने डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ सेक्शन में आपको डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। 8 अटाई 64, 64 का मतलब 4, और 3 त्रिक का 9, 9 का मतलब यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 4 13 का मतलब 3। तो जो इस प्रश्न में इकाई अंक मिलेगा ये मिलेगा 3। इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया, एक्स का मान बताइए। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बतानी है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि स्पेस मिले और यहीं पर सॉल्व किया जाए। देखिए यहां पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए क्या लिखा है, √2 के पावर दिया है x, और इसके पावर दिया है स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर है, ये इसे 2 मत मानेगा, और बराबर में दिया है 64 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बेस को समान करते हैं। बेस को समान करने का मतलब है इस 64 को भी √2 में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 64 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, और इसके बाद यहाँ पर इसके पावर में 2 रहेगा ही रहेगा। अब एक चीज ध्यान देना, ये 2 आया है, 2 नहीं, आपको √2 लिखना है। तो अब 2 को फिर ऐसे लिखेंगे √2 का स्क्वायर, और फिर इसके पावर 6 रहेगा, फिर इसके ऊपर 2 रहेगा। तो देखिए 6 दूना 12 दूना 24। आप 64 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं √2 के पावर 24। अब देखिए यहाँ पर दिया है √2 के पावर x स्क्वायर, और बराबर √2 के पावर यहाँ पर 24 दिया है। अब क्या होगा, √2 से √2 कट जाएगा क्योंकि बेस समान हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 24, एक्स स्क्वायर बराबर 24 है, तो एक्स बराबर √, यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा, ये 24 आएगा। अब 24 को जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस 2√6। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ये बनेगा, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। 22 में दिया 20 छात्रों के औसत अंक 85 है, किंतु त्रुटिवश 2 छात्रों के अंक औसत अंक 85 और 80 के बदले 90 और 85 लिख दिए गए। तो सभी छात्रों का सही औसत अंक बताइए। देखिए जो त्रुटिवश लिखा जाता है उसमें जितने की कमी या ज्यादा होती है उसी पर काम करेंगे। देखिए 85 सबका एवरेज है तो आप लिखेंगे 85, है ना, प्लस या माइनस, इसमें परिस्थिति के हिसाब से आएगा। देखिए क्या होता है कि 85 के बदले 90 लिख दिया गया, तो यहाँ पर +5 ज्यादा लिखा गया, और 80 की जगह पर 85 लिख दिया गया, तो यहाँ पर भी +5 ज्यादा लिखा गया। तो ये +10 ज्यादा लिखा गया कितने बच्चों के लिए, 20 बच्चों के लिए। तो अब हम इसी को क्या करेंगे, इसी को माइनस करेंगे, जो ज्यादा लिखा है उसी को कम करेंगे। अगर कम होता तो इसको जो ज्यादा करते, तो आप लिखेंगे 85 माइनस में 10 और बटे 20। 10 बटे 20 कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। 0.5 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 84.5। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा 84.5। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 दिया है। किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 6 गुने से 40 अधिक है। यदि उस संख्या के 2/5 भाग का 1/8 भाग 40 हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मिस्टेक दे दिया, ये टाइपिंग की त्रुटि है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप सिर्फ इतना देखिएगा कि एक संख्या उसका 2/5 भाग का 1/8 40 है, तो आप लिखेंगे मान लीजिए संख्या x है, उसका 2/5
और 1/8 ये बराबर में 40 दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको बताना है कि संख्या क्या होगा। तो x बराबर क्या होगा, देखिए 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। 8 पंचे 40 और गुणे 20, 40 गुणे 20 करेंगे तो 800 आंसर मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी, 800 इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। अगला प्रश्न दिया 24 नंबर। P किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, Q उसी काम को 5 दिन में करता है। P और Q के 2 दिन का काम S के 5 दिन के काम के बराबर है। तो तीनों मिलाकर काम का 70% कितने दिन में कर देंगे। देखिए P काम को 20 दिन में पूरा करता है, Q काम को करता है कितने दिनों में, 5 दिन में। अब ये एक दिन में कितना करते हैं पहले ये निकालेंगे। एक दिन में ये निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये टोटल 20 हो जाएगा। यहां से एक दिन में 1 करेगा और एक दिन में 4 करेगा। देखिए एक दिन में 1 काम करता है और एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों एक दिन में मिला करके 5 काम करेंगे और 2 दिन में मिला करके 5 दूना 10 काम करेंगे। ये काम बराबर है S के 5 दिन का, तो S के 5 दिन का काम इसके बराबर है। तो S एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो अगर ये 20 काम पूरा S को करना है तो S 10 दिन लगाएगा, तो यहाँ पर S का 10 दिन आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा, समझिए। यहाँ पे एलसीएम करेंगे और इसको लिखेंगे तो 2 आएगा। 4 2 6 और 1 7, तीनों मिला करके एक दिन में 7 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम है, 7 काम। तो 20 का 70% कितना हो जाएगा, देखिए 20 का जब 70% निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 14 काम करना है। एक दिन में 7 काम हो रहा है तो 2 दिन में 14 काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25 दिया है। एक शर्ट 15%, 25% और 10% के 3 क्रमिक छूटों पर बेची जाती है, तो कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई। इस प्रश्न में आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं 2 बार, या तो फिर आप इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं। बेसिक तरीका मतलब देखिए 15% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 3/20 मिलेगा। 25% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और 10% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। देखिए 20 रुपए के सामान पर 3 रुपए का छूट दिया गया तो 17 रुपए का बेचा गया। 20 का सामान 17 में बिका, है ना। 4 के सामान पे 1 का छूट मिला तो 3 में बिका, तो 4 का सामान 3 में बिका और 10 का सामान 9 में बिका। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो टोटल 800 रुपए का सामान था, जिसे बेचा कितने का गया, 17×51 मतलब 9 और 459 रुपए का बेचा गया। तो कितने का छूट दिया गया, यहाँ से छूट मिला है 341 रुपए का, और ये 800 पर है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे, अब मिल गया 341 और भागे 8, 8 चौका 32, 2 बचे 8 दूना 16, 42 दशमलव कुछ आएगा। तो 42 सिर्फ एक विकल्प में दिख रहा है, विकल्प डी, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक विकल्पों में 42 होते तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 दिया। एक बैग का बाजार मूल्य x रुपए अंकित किया गया है। दुकानदार ने बैग को 7150 रुपए में बेचकर 30% लाभ कमाया। यदि बैग का बाजार मूल्य बैग के विक्रय मूल्य से 10% अधिक हो तो बाजार मूल्य और क्रय मूल्य में कितने का अंतर है। देखिए बाजार मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो बाजार मूल्य x रुपए अंकित किया गया है, अब दुकानदार क्या करता है कि 30% में उसको बेच, मतलब इतने रुपए में बेच करके 30% का लाभ कमाता है। तो समझिए ये जो 7150 रुपए है, ये 130 की वैल्यू है। 130 की वैल्यू कैसे है, जब सामान को बनाया गया होगा तो 100 रुपए में बनाया गया होगा और 30% का लाभ हो गया, मतलब ये 100% पहले का और 30% है। 130 की वैल्यू है। यहां से 1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1 बराबर 13×5 65, 13×5 65। 1 की वैल्यू 55 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5500 रुपए, है ना। तो ये जो बैग बनाया गया था, बैग का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, कॉस्ट प्राइस है 5500 रुपए, है ना। और बाजार मूल्य कितना दिया है, बाजार मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है ना 7150 रुपए, मतलब जो मार्क प्राइस है ये 7150 रुपए। तो आपसे पूछा इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल लीजिएगा 50 और यहाँ पर। अच्छा ये इसमें अंतर कहाँ से आ रहा है, बैग का बाजार मूल्य विक्रय मूल्य से 10% अधिक हो तो बाजार मूल्य और क्रय मूल्य में कितना अंतर है, बाजार मूल्य ही पूछा जा रहा है। ये डेटा तो सही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक बैग का बाजार मूल्य x रुपए अंकित किया गया, दुकानदार ने बैग को इतने रुपए में बेचकर 30% का लाभ कमाया। अच्छा दोस्तों ये देखिएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है ना, ये मार्क प्राइस नहीं है, यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं ना ये सेलिंग प्राइस दिया है। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 7150 रुपए, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अभी मार्क प्राइस हमको निकालना है, तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया बाजार मूल्य बैग के विक्रय मूल्य से 10% अधिक हो। देखिए जो विक्रय मूल्य है ना इससे 10% अधिक बाजार मूल्य है, मतलब 7150 जो है इसमें इसका 10% मतलब 715 आप और जोड़ेंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा 5 6 8 7 7865 रुपए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस इतना। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल लेते, पहले 5 फिर 6,
65 सिर्फ एक विकल्प में दिख रहा है, विकल्प बी, तो 2365 इसका सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प बी। देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, कोई डेटा मिसिंग होगा तो क्वेश्चन गलत बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ, हम लोगों ने बाजार मूल्य को मार्क प्राइस मान लिया था, जबकि ऐसा मतलब सेलिंग प्राइस को मार्क प्राइस मान लिया था, ऐसा नहीं था। इसको सही से सॉल्व करने पर आंसर बन गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 27 यहाँ पर दिया है, औद्योगिक मनोविज्ञान की मूल प्रकृति है ना। द बेसिक नेचर ऑफ द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज, उद्देश्य उन्मुख, इनपुट उन्मुख, आउटपुट ओरिएंटेड और व्यवहार उन्मुख। तो देखिए जो औद्योगिक है ना, इंडस्ट्रियल है, तो वहां पे आउट मतलब जो आपका व्यवहार है, व्यवहार उन्मुख होगा, है ना। तो बिहेवियर ओरिएंटेड इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, एक प्राप्य लक्ष्य की बुनियादी विशेषताएं क्या है ना। जो प्राप्य लक्ष्य है उसकी बुनियादी विशेषताएं क्या होंगी? यह सदैव अच्छी तरह से संचरित होता है, सही है। यह सदैव अच्छी तरह से परिभाषित और मानने योग्य, ये भी सही है। यह विशिष्ट प्रकृति का होता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संगठनात्मक विशेषता किसी कर्मचारी के खराब कार्य जीवन संतुलन से प्रभावित होती है ना। अब यहाँ पे देखिए, उत्पादकता, राजस्व, अनुपस्थिति, उपरोक्त सभी। अब एक ऐसे समझिएगा ना कि एक कर्मचारी है, उसका जो खराब कार्य एवं जीवन संतुलन है, तो इससे सभी प्रभावित होगी। प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ेगा, टर्नओवर पर भी फर्क पड़ेगा, और उसकी जो प्रेजेंसी है वहां पर भी फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा सही है। यदि आप एक ही संगठन के साथ काम करना जारी रखना चाहते हैं, लेकिन आप अपने जॉब प्रोफाइल को थोड़ा चुनौतीपूर्ण पाते हैं, तो आपको संज्ञानात्मक प्रकार से नौकरी से संतुष्ट होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रेरणा चाहते हैं, तो आपके लक्ष्य में एक मध्यम कठिनाई स्तर होने की संभावना है, ये भी सही है। अगर पाने और खोने की संभावना हमेशा बराबर होती है, तो आपके रिश्ते खुशहाल होने की संभावना है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही, तो इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। आगे प्रश्नों की ओर, प्रश्न संख्या 31 दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द एटीट्यूड दैट वी शुड डिस्प्ले व्हाइल एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन। किसी व्यक्ति को कृतज्ञता व्यक्त करते समय हमें किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो आप जब भी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, दूसरे से करेंगे, तो यहाँ पर यू एटीट्यूड होना चाहिए, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 यहां पर दिया, एक्स लीटर के एक मिश्रण में स्पिरिट और केरोसिन का अनुपात 1:3 है। मिश्रण में 15% अशुद्धि है, जो न तो केरोसिन में और न ही स्पिरिट में। मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा 8 के वर्ग से 13 कम है। एक्स या मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को जब डिकोड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिखेगा, एक्स लीटर का मिश्रण है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक है केरोसिन और एक है स्पिरिट। यहाँ पर स्पिरिट और यहाँ पर केरोसिन, इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 3। ठीक, अब देखिए बोला क्या जा रहा है कि जो स्पिरिट है या मिश्रण है, मान लीजिएगा उसमें 15% की अशुद्धि है, अभी उसको बाद में देखेंगे। स्पिरिट की मात्रा क्या है? 8 के वर्ग से 13 कम, 8 का वर्ग 64, 64 से 13 कम करेंगे तो 51, तो इसकी वैल्यू 51 दे रखी है। अब एक चीज समझिएगा, ये शुद्ध रूप में दिया है, अगर हम पूरे स्पिरिट को निकालने जाएंगे तो आएगा देखिए 85%। ये 85% कहां से मिला पता है? देखिए 100% टोटल होता है ना, इसमें 15% अशुद्धि है, अशुद्धि को बाहर कर देंगे तो मिलेगा 85%। 85% की वैल्यू कुछ इस प्रकार से दिया है 51, है ना। तो यहां से 1% की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 51/85, और इसी को 100% जब आप कर देंगे तो आपको मिलेगा 51/85 गुणे 100, जिसको कैलकुलेट करने पर 60 आ जाएगा। देखिए एक की वैल्यू दे रखी है 60, जो रियल वैल्यू है कितनी आ जाएगी? 60। एक की वैल्यू 60 और मिश्रण किससे बना है? एक ये है और 3 ये है, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 60 240। तो इसमें जो x का मान आएगा ये आएगा 240 लीटर। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 दिया, यदि हानि 25% हो तो विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर क्रय मूल्य होगा? देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 टर्म्स मिलेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसके बाद प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा। यहाँ पर लॉस दिया तो लॉस रख लेते हैं। ये बोला जा रहा है हानि 25% है, तो आप 25% क्या कीजिएगा? 25 की प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे 1/4। 4 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस है 3 रुपए। अब ये बोला जा रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है? तो देख लीजिएगा 4/3 का कितना परसेंट है? 4/3 और गुणे 100 करेंगे, जब इसको कन्वर्ट करेंगे दशमलव में तो आएगा 133.3%। विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 4 दिया है, कोई धनराशि
साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2400 रुपए तथा 12 वर्षों में 3200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन का मान कितना होगा? देखिए 4 वर्षों में कितना हो जाती है? 2400 रुपए, तो आप लिखेंगे 4 वर्ष में 2400 रुपए बन जाते हैं, और यही धनराशि 12 वर्ष में हो जाती है 3200 रुपए, 12 वर्षों में 3200 रुपए बन जाती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन कितना है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस लीजिएगा, देखिए ये 8 वर्ष आएगा, तो 8 वर्ष में कितना ब्याज मिला है? 800 रुपए का। तो 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा? 1 वर्ष में मिलेगा 100 रुपए का। अब यहां से आप देखिए, अगर आप इससे डिकोड करेंगे तो 1 वर्ष में 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 4 वर्षों में 400 रुपए का मिला होगा। ब्याज को बाहर कर देंगे तो मूलधन मिलेगा 2000 रुपए। अगर आप इस पर आएंगे, देखिए 12 वर्ष में 1200 का ब्याज मिला होगा, उसको भी माइनस करेंगे तो मिलेगा 2000 रुपए। इसका सही उत्तर बनेगा 2000, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिए x + 1/x = 4 है, तो आपको बताना है x - 1/x का मान क्या होगा। आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना चाहिए। x + 1/x = अगर n दिया रहेगा तो x - 1/x की वैल्यू जो बनेगी √n² - 4। n² - 4 कहने का मतलब है n की वैल्यू है 4, तो आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर - 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गया 12, करड़ी में 12 है, इसको सही करेंगे तो मिलेगा 2 करड़ी में 3, 2 दूना 4 3 12, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा 2 करड़ी में 3, आगे प्लस माइनस है, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 36 दिया है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सरोज ने कहा, वह मेरे बेटी की पत्नी की पुत्री की माता है। सरोज का उस महिला से क्या संबंध? देखिए फोटो की ओर इशारा करते हुए सरोज क्या कह रही है? सरोज बोली वो मेरे बेटे, है ना, मान लो ये सरोज है ना, सरोज का बेटा है ना, की पत्नी, है ना, की पत्नी, यहाँ पे सरोज की पत्नी है, अब इसके बेटे की पत्नी है, की पुत्री, अब यहाँ पर इसकी बेटी है, की माता, माता मतलब देखो इसके बेटे के पत्नी की पुत्री की माता ये हो जाएगी, है ना। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सरोज का उस महिला से क्या संबंध है? तो देखिए सरोज क्या है? सरोज उस महिला की सास या ससुर बनेगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब विकल्प सी को हम क्यों टिक करेंगे? क्योंकि सरोज मेल है कि फीमेल यहां से क्लियर नहीं होगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कभी भी नाम को देख के जेंडर डिसाइड नहीं किया जाता है दोस्तों। अगर आपने ब्लड रिलेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको रीजनिंग की लिस्ट मिलेगी 90 डेज स्ट्रेटेजी नाम से। अगर आप उसे देखेंगे तो वहां पे ब्लड रिलेशन आपको पूरा मिल जाएगा, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दिया 37 नंबर। सुभी का जन्मदिन 27 अप्रैल को होता है, उस दिन गुरुवार था। यदि शिवन्या का जन्म उसी वर्ष 20 अक्टूबर को हुआ है तो अब 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? कैलेंडर का क्वेश्चन है, आप उसी प्लेलिस्ट में कैलेंडर भी पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए सुभी का जन्म 27 अप्रैल को होता है, तो अप्रैल में कितने दिन बचे? 3 दिन। इसके बाद मई आएगा, मई में 3 ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज क्या होते हैं? जो 7 के साइक्लिसिटी के बाद एक्स्ट्रा बचता है ना। जून में 2 होगा, जुलाई में 3 होगा, अगस्त में 3 होगा, सितंबर में 2 होगा, अक्टूबर में 20 तारीख तक। अब 7 की साइक्लिसिटी को कैंसिल करते हैं। देखिए 20, 22, 25 और 28, ये 7 से कट जाएगा। 3 3 6 और 2 8, 8 को जब 7 से भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा। एक रिमाइंडर का मतलब एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गुरुवार था, आगे क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दिया है 38। एक घड़ी द्वारा प्रदर्शित समय 12:25 है, तो दर्पण में उसका समय क्या होगा? देखिए जब कभी भी नॉर्मली घड़ी में का समय होता है और मिरर इमेज निकालना होता है तो उसे हम 12 से माइनस करते हैं। लेकिन अगर ये 10 यहाँ पे कुछ मिनट दिया रहेगा, जैसे ये दिया है, तो आप इसको माइनस करेंगे 11:60 से। ये तब करेंगे जब समय 12 के फॉर्मेट में दिया रहेगा। 12 के फॉर्मेट मतलब 10, 9, 8, 7 ऐसे दिया रहेगा। लेकिन अगर 24 घंटे वाले फॉर्मेट में दिया रहेगा तो उसे 24 या फिर 23:60 से माइनस करेंगे। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर दिया 12:25, अब 12:25 को इससे माइनस करेंगे तो घटेगा ही नहीं, तो इसे 23:60 से माइनस कर लीजिएगा। 23:60 माइनस 12:25 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 11:35। तो इसका जो सही मिरर इमेज होगा 11:35 होगा, विकल्प ए। देखिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स अगर आपको सीखने तो आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 39। 5 पेय पदार्थ कोका कोला, पेप्सी, फ्रूटी, माजा और थम्स अप है। सभी में चीनी की अलग अलग मात्रा है। पेप्सी में चीनी की मात्रा बाकी पेय पदार्थों से सबसे अधिक है। देखिए पेप्सी में सबसे ज्यादा चीनी है ना, इससे ज्यादा कोई नहीं आएगा। आगे दिया है फ्रूटी में चीनी की मात्रा केवल माजा से अधिक है। देखिए जो फ्रूटी है ना इसमें सिर्फ माजा से अधिक है, इसके बाद और सबसे कम है। तो इसका मतलब देखिए अगर 5 लोगों को ऐसे अरेंज करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए ये सेट हो जाएगा, यहाँ पर माजा और यहाँ पर फ्रूटी, क्योंकि फ्रूटी में सिर्फ माजा से अधिक है और बाकी सबसे कम है। अब आगे क्या दिया? थम्सअप में चीनी की मात्रा कोका कोला से अधिक नहीं है। देखिए थम्सअप में जो है कोका कोला से अधिक नहीं, तो कोका कोला यहाँ पर और थम्सअप यहाँ पर। दूसरा सबसे अधिक चीनी की मात्रा वाला पेय पदार्थ कौन सा? देख लीजिए पेप्सी सबसे ज्यादा, कोका कोला दूसरे नंबर पे, थम्सअप
फिर यहाँ पे फ्रूटी और ये माजा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा कोका कोला, विकल्प सी। तो दोस्तों ये विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दिया है 40, सही मिलान कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सकारात्मक तनाव, नकारात्मक तनाव, सामाजिक तनावकारी तत्व, शारीरिक क्रियात्मक तनावकारी तत्व, पर्यावरणीय संबंधी तनावकारी तत्व। तो जब इसका मिलान करेंगे, सकारात्मक तनाव अल्पकालीन होता है, नकारात्मक तनाव दीर्घकालीन होता है। ये दो हम लोगों ने मैच कर दिया। इसके बाद देखिएगा जो सामाजिक तनावकारी तत्व होता है ये कार्य संबंधी असंतोष से उत्पन्न होता है। यहाँ पे अब देखते हैं कुछ आंसर इलिमिनेट हो रहा है। देखिए ए के साथ दूसरे को मिलाएंगे तो ये दो यहां से इलिमिनेट हो गया, ए के साथ दूसरा, बी के साथ पहला और सी के साथ चौथा, विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास रही हम लोगों की जिसमें हम लोगों ने